हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कुछ कारक। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से कारक हैं जिनको हम व्यक्तित्व के लिए निर्धारक मान सकते हैं। तो वेरी फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि जो व्यक्तित्व के निर्धारक होते हैं वो एग्जैक्ट में होते क्या हैं। तो व्यक्ति संपूर्ण रूप से अपने आप में जो भी कुछ होता है वही उसका व्यक्तित्व कहलाता है। ये हमने कल भी पढ़ा था कि पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, और जो व्यक्तित्व होता है उसमें सारी बातें व्यक्ति से रिलेटेड हैं वो सारी उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे उसका रंग रूप, आकृति, उसकी फिजिकल बनावट कैसी है, या फिर उसके आंतरिक बातें, मतलब कि हर चीज़ उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। जिस तरह से वो कार्य करता है, उसकी ज्ञानात्मक संरचनाएं, क्रियात्मक व भावात्मक व्यवहार कैसा है उसका, वो सारी चीज़ें इसके व्यक्तित्व में इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व को निर्धारण करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो इसको भी हमने दो प्रकार में बांटा है। पहले जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इसकी, उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया है। इसमें आता है आंतरिक निर्धारण और दूसरा आता है बाह्य निर्धारण। ठीक है, तो आंतरिक और बाह्य निर्धारण जो होता है वो इस तरह से है कि आंतरिक होता है उसमें व्यक्ति की शारीरिक संरचना, उसकी बुद्धि, मानसिक विकास, अभिप्रेरणा, इच्छा शक्ति, रुचियाँ, सामाजिक कुशलताएं आदि सारी चीज़ें आंतरिक निर्धारकों में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, और जो बाह्य होता है वो रिलेटेड होता है हमारे एनवायरनमेंट से, जहाँ पे हम रह रहे हैं। यानी जब हम या बच्चा माँ के पेट में होता है उस टाइम से, जब से हम बाहर निकलते हैं उस टाइम से लेके और जब तक हमारी मौत नहीं हो जाती उस टाइम तक ये बाह्य कारक जो होते हैं हमारी लाइफ में और हमारे व्यवहार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, फूड, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, हमारी कल्चर, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें बाह्य निर्धारकों में इंक्लूड होती है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि व्यक्तित्व के निर्धारकों को वर्गीकृत करने में दूसरा जो तरीका है वो है सिद्धांत व दृष्टिकोण के ऊपर आधारित है। ठीक है, सिद्धांत और दृष्टिकोण के ऊपर आधारित है, जिसमें क्या होता है कि जो संकल्पना होती है व्यक्तित्व की वो की जाती है, यानी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होती है इसकी। ठीक है, और इसमें जो मुख्य रूप से है वो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ये रूप माने गए हैं इसके। तो हम इनको थोड़ा ब्रीफ में नहीं करेंगे क्योंकि इनको थोड़ा एक्सप्लेन करके करना पड़ेगा। और जो मेनली व्यक्तित्व के वर्गीकरण में आता है वो इसी दूसरे टाइप को लिया जाता है। जो फर्स्ट वाला हमने इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़ा, उनको इतना इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाता है, तो हम इन्हीं को एक्सप्लेन करके आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा जैविक निर्धारक, यानी बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। इसमें आता है वंशक्रम संबंधी प्रभाव। नेक्स्ट है स्नायु संस्थान, प्रणालिका विहीन ग्रंथियां, शारीरिक ढांचा व बनावट और शरीर रसायन। ये 5 प्रकार आते हैं जैविक निर्धारण में। तो वंशक्रम में क्या आता है कि जब बच्चा बनता है तो उस टाइम क्या होता है कि जब जिन क्रोमोसोम से मिलकर वो बनता है अपनी मदर के वूम में, तो उस टाइम जितने जो भी गुण उसके अंदर डेवलप होते हैं वो उसको एक प्रकार से विरासत में मिलते हैं अपने मदर एंड फादर से। ठीक है, और वो एक तरह से उसका जो बेसिक बोल सकते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसकी पर्सनैलिटी का, उसके मेन पॉइंट हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्नायु संस्थान। इसमें होता है कि किस समय व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, ये नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है। स्नायु तंत्र या स्नायु संस्थान होता है नर्वस सिस्टम। तो जो भी हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं वो नर्वस सिस्टम से ही आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से व्यक्ति कहाँ पे रिएक्ट करेगा, वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। बाकी ये चीज़ें इतना एक्सप्लेन करने की नहीं है, आप इनको सिर्फ समझ लीजिए कि ये होते क्या हैं बस। नेक्स्ट है प्रणालिका विहीन ग्रंथि, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट है शारीरिक बनावट या शारीरिक ढांचा, फिजिक एंड सोमैटिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है शरीर रसायन, बॉडी केमिस्ट्री। इसमें आएगा आपका कि बच्चा के नॉर्मल इंसान जो भी खाता पीता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। फिर नेक्स्ट कारक आता है मनोवैज्ञानिक निर्धारण। ठीक है, तो जो मनोवैज्ञानिक निर्धारण है उसमें क्या आएगा, उसमें भी 4 पॉइंट्स आते हैं हमारे पास। पहला है बुद्धि एवं मानसिक विकास, दूसरा रुचियां एवं दृष्टिकोण, नेक्स्ट इज महत्वाकांक्षा का स्तर एवं उपलब्धि, अभिप्रेरणा, और अगला इच्छा शक्ति। तो मनोवैज्ञानिक निर्धारण में क्या आता है कि बुद्धि एवं मानसिक विकास,
जो बालक है उसकी पर्सनैलिटी में ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना गया है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति है उसका संपूर्ण समायोजन, जो भी उसकी एडजस्टमेंट्स होंगी उसके व्यवहार को रिलेटेड, या उसके अधिगम की जो प्रोसेस होगी, लर्निंग प्रोसेस होगी, या फिर डिसीजन मेकिंग की उसकी एबिलिटी होगी, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है जो उसकी डेवलप होगी, तो वो डिपेंड करेगी उसकी बौद्धिक और मानसिक विकास पे। ठीक है। नेक्स्ट है रुचियाँ एवं दृष्टिकोण। रुचियाँ होता है हमारे इंटरेस्ट, तो उन्हीं बातों को हम सुनना या जानना पसंद करते हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट होता है। ठीक है। फिर और दूसरी बातें जो हमें पसंद नहीं होती हैं उनको हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनसे हमारे माइंड में नेगेटिविटी आती है, तो इसलिए हम उन चीज़ों को नहीं सुनना या जानना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है महत्वाकांक्षा का स्तर एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा। इसमें बताया गया है कि जिसकी कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं होती, यानी कोई इंसान होता है जिसकी लाइफ में कोई एम ही नहीं होता है, तो वो उस एम को हासिल करने के लिए कभी कोशिश करेगा ही नहीं, क्योंकि कोशिश वो तभी करेगा जब उसके पास कोई एम होगा, उसकी कोई महत्वाकांक्षा होगी। और जिसके पास कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, जिसके पास कोई उपलब्धि के लिए प्रेरणा नहीं होती, उस व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी होती है दैट विल बी नल, जीरो होती है, वो निकम्मा पर्सनैलिटी उसको बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इच्छा शक्ति। सबसे फर्स्ट पे हमारा इच्छा शक्ति ही आता है, क्योंकि किसी के पास अगर विल पावर नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है कुछ भी अचीव करने की, तो दैट मीन्स कि वो इंसान जिंदा नहीं है, वो सिर्फ सांस ले रहा है, लाइक एज ट्रीज। ठीक है। ट्रीज का कोई एम नहीं होता है, उनको बड़ा होना है, वो बड़े ही होते हैं, सेम एज दैट। ठीक है। इच्छा शक्ति को व्यवहार की नियंत्रक और चालक शक्ति कहा जाता है। ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि जो हमारी विल पावर है वो हमारे बिहेवियर की क्या होती है, नियंत्रक, कंट्रोलर होती है, और चालक शक्ति कहा जाता है, यानी कि जो इच्छा शक्ति है उसी के आधार पर हमारा व्यवहार चलता है। दृढ़ इच्छा वाले व्यक्ति संवेगात्मक रूप से काफी संतुलित पाए जाते हैं। दृढ़ इच्छा मतलब कि जिनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, उन लोगों का इमोशनल रूप से जो डेवलपमेंट हुआ होता है वो बहुत बैलेंस्ड होता है। ठीक है। जो उनकी पर्सनैलिटी होती है वो बैलेंस्ड होती है। लास्ट वन है हमारा सामाजिक निर्धारक, कि पिछला हमने पढ़ा मनोवैज्ञानिक और उससे पहले हमने पढ़ा बायोलॉजिकल, जैविक। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं सामाजिक और सांस्कृतिक। तो सामाजिक में सबसे पहले हमारा आता है घर एवं परिवार। तो घर परिवार में क्या आता है, माता पिता का बच्चे के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण है। फिर आता है परिवार में बच्चों की संख्या व जन्म क्रम। फिर आता है परिवार की स्थिति, और फिर बाद में लास्ट में आता है सदस्यों की संख्या एवं व्यवहार बच्चे के साथ। यानी जिसकी हमने पर्सनैलिटी जांचनी है उसके लिए ये सारी चीजें जानना हमारे लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आता है विद्यालय का वातावरण, कि बच्चा घर के बाद दूसरी जगह विद्यालय जाता है, तो वहाँ पे विद्यालय का वातावरण कैसा है, उसके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, उसको किस तरह से सिखाया जाता है, उसकी अधिगम की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है। ठीक है। अगला आता है सामाजिक परिवेश के कारक। उसमें पास पड़ोस, धार्मिक संस्थाएं, या फिर जिस पीयर ग्रुप के साथ वो खेल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं सामाजिक परिवेश के अंदर। ठीक है। एंड लास्ट वन इज सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण में भी सेम चीजें आती हैं कि वो अपनी समाज से रिलेटेड जितनी परंपराएं हैं, संस्कृति है, उनको किस तरह से ग्रैस्प कर रहा है, वो सारा इसमें आता है। ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि जो व्यक्तित्व होता है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एक बात तो जरूर है कि अगर आपको बोलें कि आपकी पर्सनैलिटी का चेक करेंगे, तो हर एक आदमी एक्साइटेड होता है कि किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी किस प्रकार की आएगी, कैसी आएगी। ठीक है। तो हर कोई ये जानना चाहता है कि उसकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से तत्व हैं जिनसे हम इस प्रक्रिया को मेजर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्तित्व होता है उसका मूल्यांकन हम कर भी सकते हैं या नहीं। ठीक है। और इस प्रश्न का उत्तर हमें तभी मिल सकता है जब हम इसको कुछ करने की कोशिश करेंगे, उसको मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इसकी मेजरमेंट के लिए, और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो हम अभी इन 3 तत्वों से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है आपका मापी जाने वाली वस्तु की प्रकृति। ठीक है। कि आपने जैसे व्यक्तित्व का मेजरमेंट करना है, उसको मेजर करना है, तो उसको आप किस प्रकार से मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे उसको, कि व्यक्तित्व कोई वस्तु नहीं है, ये कोई विचार है।
कि ये कोई चीज़ नहीं है। सपोज ये कोई लकड़ी नहीं है जिसको आप इंची टेप से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, या कोई खिड़की या दरवाजा नहीं है जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। ये एक थॉट है और थॉट को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। और एक बात होती है कि ये हाइपोथेटिकल होता है, दिस इज इमेजिनरी, दिस इज नॉट रियल, ठीक है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का पार्ट होता है हमारा, जिसको हम कॉन्क्रीट में चेंज करने की कोशिश करते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। और एक आता है कि व्यक्तित्व के परिमाणों का एक मत नहीं है, यानी कि जब भी हम कोई चीज़ मेज़र करना शुरू करते हैं तो हमें पता होता है कि हमने इसका ये चीज़ मेज़र करनी है। सपोज कीजिए आपने किसी खिड़की की लेंथ मेज़र करनी है, तो आपको पता है कि आपको उसको मेज़र करना है इंची टेप से और उसकी लेंथ मेज़र करनी है, राइट। लेकिन व्यक्तित्व में आप क्या मेज़र करोगे, उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, वो हमारे पास क्लियर नहीं होता है। और दूसरा ये गतिशील धारणा है कि ये स्थिर नहीं होता है। सपोज कि कोई इंसान है, वो पहले बहुत भोला भाला होता है, लेकिन उसके साथ सोसाइटी या लोग कुछ गलत करते हैं और फिर वो एक कोई भी स्टेप उठाने से पहले बहुत बार सोचता है, उसका भोलापन चला जाता है। तो मतलब कि ये उसका जो बेसिक, हम बोल सकते हैं कि जो उसका बेसिक एक ट्रेट था वो उसने लूज कर दिया। बेसिक ट्रेट हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो पहले भोला था, लेकिन जैसे जैसे उसका वातावरण बदला, लोग बदले, परिस्थितियां बदली, तो वो क्या हो गया, टोटली चेंज हो गया। यानी कि जो व्यक्तित्व है वो गतिशील है, ठीक है, उसको वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम, सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट है उपकरणों की प्रकृति। यही बात हमने अभी पढ़ी कि जो मेजर करने की यूनिट्स होती हैं वो हमें पता होता है कि कोई चीज़ हमें मेजर करनी है तो हमें इसको स्टार्टिंग से मेजर करना, कहाँ से शुरू करना है। लेकिन जो व्यक्तित्व होता है उसके बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है कि हमें उसको मेजर करना ही कहाँ से है, ठीक है। और इसको मेजर करने की कोई स्पेसिफिक यूनिट भी नहीं है कि इसको मीटर्स में मेजर करना है, सेंटीमीटर में करना है, किलोग्राम्स में करना है, लीटर में करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं और चाहिए भी, ये तीन चीज़ें ही होती हैं एक पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए। पहली आती है आपकी कि जो चीज़ हमने मेजर करनी है, यानी अगर हमें व्यक्तित्व का मापन करना है तो सबसे पहले हमें व्यक्तित्व की प्रकृति पता होनी चाहिए। उसके बाद उसको मेजर करने के लिए उपकरण जो चाहिए, वो चीज़ चाहिए होती है, उसका पता होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज मापने वाले व्यक्ति की प्रकृति, ठीक है। इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक इंसान जिसका व्यक्तित्व हमें मेजर करना है, एक जिन चीज़ों की मदद से मेजर करना है, और तीसरा आता है कि जिसने मेजर करना है वो इंसान, ठीक है। और वो इंसान कैसा होना चाहिए, वो एकदम क्या होना चाहिए, वो ऐसा विश्वसनीयता भरा होना चाहिए। वो मतलब कि वो कभी कोई पार्शियल काम ना करे। अगर सपोज कीजिए कि वो किसी अपने की पर्सनैलिटी मेजरमेंट कर रहा है और उसमें कोई फॉल्ट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट वही लिखेगा जो उसकी पर्सनैलिटी में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इंसान ही होता है, वो अपनों को कभी गलत शो नहीं करेगा, राइट। तो इसको हम ऐसे जान सकते हैं कि किसी भी मापन प्रक्रिया की वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, बहुत कुछ सीमा तक मापने वाले व्यक्ति की योग्यता, कार्यकुशलता, सत्यता, ईमानदारी और पक्षपात रहित निर्णय पर भी निर्भर करती है। इसको आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो कि जैसे सपोज कीजिए आपने क्लास में, आप टीचर हो, आपने क्लास में एक बच्चे का पर्सनैलिटी टेस्ट लेना है, ऐसे सिंपल सा लेना है, उससे आपने 10 सवाल पूछे और वो बच्चा आपका कुछ नहीं लगता है, ठीक है, सिर्फ वो स्टूडेंट है, और एक दूसरा बच्चा है वो आपका रिलेटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका रिलेटिव है, आप उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके मन में होगा उसके लिए एज कम्पेयर टू द अदर चाइल्ड, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम इसके मेजरमेंट पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक से हम इसको मेजर करते हैं, और बस कल ये ख़त्म हो जाएगा, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।